हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो जैसा कि हमने आपसे बोला था, उत्तराखंड करंट अफेयर की एक महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बुक्स हैं, जैसे ग्रीन टर्न पब्लिकेशन, विंसर ईयर बुक या फिर दृष्टि आईएएस की उत्तराखंड की बुक, तो उन सब से मैंने जो महत्वपूर्ण घटना है उन्हें उठाकर मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्य की 2 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, कितनी महिलाओं को? 2 महिलाओं को। कौन कौन है? पहली है आपकी निकिता चौहान, जो कि देहरादून की निवासी हैं, और दूसरी हैं कविता गोस्वामी। तो इन 2 महिलाओं को राष्ट्रीय स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है। किस लिए दिया गया? अपने ग्राम को ODF अर्थात खुले में शौच मुक्त मॉडल ग्राम बनाने में मदद करने के लिए इन्हें दिया गया। ठीक है, या आप कह सकते हैं ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे सारी न्यूज़ को, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड रत्न सम्मान 2023। तो उत्तराखंड रत्न सम्मान 2023 भी उत्तराखंड की 2 महिलाओं को दिया गया है। कौन कौन है? लक्ष्मी भट्ट और दिव्या नेगी। दिव्या नेगी जी का नाम आपने सुना होगा, अभी ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। जो आपका राष्ट्रीय युवा कांग्रेस आयोजित हुई थी नई दिल्ली में, वहाँ पर इन्होंने उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में भाषण दिया था। ठीक है, यानी कि G20 शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, उसमें पारंपरिक वेशभूषा में भाषण दिया, इसलिए चर्चित रही। तो दिव्या नेगी और लक्ष्मी भट्ट को उत्तराखंड रत्न सम्मान दिया गया है। हो सकता है कि इनमें से अधिकांश घटनाएं आप लोगों ने सुनी हो या फिर पढ़ी हो, फिर भी ये केवल एक रिवीजन टाइप का है। जो नहीं सुनी होंगी उनको आप लोग नोट करें। अगला है फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 का है, और ये भी उत्तराखंड की 2 नर्सों को दिया गया था, और ये दोनों ही नर्स आपका कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित हैं। पहली है शशिकला पांडे, जो कि नैनीताल के एक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, और दूसरी हैं गंगा जोशी, जो कि खटीमा के जो जिला अस्पताल है इसमें कार्यरत हैं। ठीक है, तो इन दोनों का नाम भी याद रखना है, शशिकला पांडे, गंगा जोशी, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड। आगे देखें, मानस खंड की झांकी प्रसिद्ध न्यूज़ है, सभी लोगों ने सुनी होगी, देखी भी होगी। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो ध्यान रखें, 74वां जो गणतंत्र दिवस था अभी जो आयोजित हुआ 2023 में, इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान। ठीक है, इस हिसाब से अब देखें, अभी तक तो राजपथ नाम था उस पथ का, लेकिन उसे नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कर्तव्य पथ पर किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, या कर्तव्य पथ पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली झांकी कौन सी बनी? तो वो होगी आपकी उत्तराखंड की मानस खंड झांकी, जिसको कि कर्तव्य पथ पर प्रथम पुरस्कार मिला। झांकी के बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इस झांकी में क्या क्या प्रदर्शित किया गया था? पहला, कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क को दिखाया गया है। इसमें विचरण करते हुए हिरण, बारहसिंगा, घुरल, मोर, घुघती, राज्य पक्षी मोनाल और अन्य पक्षी आदि का चित्रण किया गया है। इसके अलावा इसके पृष्ठभाग में, ये तो कार्बेट नेशनल पार्क अग्रभाग और मध्य भाग में दिखाया गया है। ठीक है, पृष्ठभाग में देवदार के घने जंगल दिखाए गए हैं, और इनसे घिरा हुआ जागेश्वर धाम मंदिर, आपको पता होगा अल्मोड़ा में है जागेश्वर धाम मंदिर। ठीक है, और इसको विकसित किया जा रहा है अभी, तो इसको दिखाया गया है। इसके अलावा मंदिर को ऐपण की बेलों से सजाया गया था, और इन्हीं ऐपणों के द्वारा उत्तराखंड ऐसा लिखा गया था दोनों साइड। ठीक है, आगे देखें, झांकी के ऊपर आपको बारू सिंह और अनिल सिंह ये दोनों योग करते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य इसमें सम्मिलित किया गया था, और जो छोलिया नृत्य की टीम थी ये पिथौरागढ़ से बुलाई गई थी, जिसके निर्देशक या फिर आप कह सकते हैं कि जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे भीमराम। ठीक है, तो भीमराम के नेतृत्व में आई थी छोलिया नृत्य की टीम। इसमें आपका 18 कलाकारों ने भागीदारी की थी अपनी। इसमें बेड़ूपाकों की धुन सम्मिलित की गई थी, साथ ही साथ 18 कलाकारों के दल ने अपनी प्रस्तुति दी। इस झांकी का जो थीम सॉन्ग था ये था आपका जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल, ये किसने लिखा था? ये लिखा है पिथौरागढ़ के
प्रसिद्ध जन कवि जनार्दन उप्रेती जी ने, ठीक है। और इसको आवाज़ दी थी सौरभ मैठाणी तथा साथियों ने। तो ये सारे पॉइंट इस झांकी के बारे में आप लोग याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं राज्य की अन्य झांकियाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है थोड़ा बहुत। तो वो है आपका 2005 में नंदा राजजात, 10 में कुंभ मेला, 16 में रम्माण और 5 साल बाद 21 में केदारखंड। जबकि इसके बाद 2023 में आपकी आ जाएगी कौन सी, ये मानसखंड, ठीक है। केदारखंड को भी प्रथम पुरस्कार मिला था, इसलिए इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखें पीएम आवास योजना, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये ग्रामीण लेवल के, ठीक है। अब ये अभी न्यूज में रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्वेश्चन। इस योजना की शुरुआत देखें तो 2015 में हुई थी और इसमें अनुदान राशि दी जाती है 12,000 ग्रामीण के लिए, शहरी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो योजना है न्यूज़ में क्यों रही, क्योंकि इसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है पूरे देश भर में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास वितरित करने में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान, याद रखना, ठीक है अच्छे से, ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखें महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखना कि किससे संबंधित ऐसे पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत नैनीताल जनपद में हल्द्वानी के फतेहपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत चौसला गांव में हुई है, ठीक है। ये जो योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खादी और ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा या फिर खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है इसके द्वारा शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य है मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों के मानव पर होने वाले हमले को कम करना। तो इसके अंतर्गत आपका मधुमक्खियों की पेटियां और मधुमक्खियां दी गई हैं गाँव वालों को, ठीक है, हाथी ताकि मानव पर हमला ना करें। आगे देखें उत्तिष्ठ 2023 सम्मेलन महत्वपूर्ण है, इसका नाम पूछा जाएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में जो आपका IIM है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना 2011 में काशीपुर में हुई थी। तो ये काशीपुर में स्थित उत्तराखंड का जो IIM है, IIM तथा FIID इट मीन्स फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनके द्वारा 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसी 7वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया उत्तिष्ठ 2023, ठीक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा नाबार्ड की ओर से समर्थित पहल है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा इसको समर्थन दिया गया है, एक तो आपका कृषि कल्याण मंत्रालय जो भारत सरकार का है और दूसरा नाबार्ड बैंक की, ठीक है। आगे देखें इसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो स्टार्टअप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आगे मैंने पूरा डिटेल में उसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो उसे आप आगे देखेंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा देकर उत्तराखंड के उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है, ताकि उत्तराखंड के लोग जो हैं नौकरियों के पीछे न भागकर अपना जो है स्वरोजगार शुरू कर सकें। इसके साथ ही साथ IIM की इस पहल ने 15 राष्ट्रीय कृषि स्टार्टअप्स के लिए 5 करोड़ रुपए के 29 प्रयोजन पत्रों को प्राप्त करने में मदद की है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कितने स्टार्टअप के लिए, 15 स्टार्टअप के लिए कितने रुपए प्राप्त कर पाया है, 5 करोड़ रुपया, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, वार्षिक शिखर सम्मेलन, उसी का नाम है उत्तिष्ठ 2023। कहाँ आयोजित किया गया आएगा तो IIM काशीपुर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखें उत्तराखंड ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023, इसका नाम दिया गया था गुल्लक। तो ये उद्यमिता वाले दोनों मैंने एक साथ रखे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन है। ये क्या है देखें, उत्तराखंड ग्रामीण उद्यमिता समिट जो है इसको नाम दिया गया गुल्लक का। ये देहरादून में आयोजित हुआ है और ये ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें बस। तो ये भी ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया गुल्लक नाम से। इसमें क्या है थोड़ा सा अंतर, देखिए निवेशक जो है ग्रामीण उद्यमियों के साथ सीधे संवाद करके उनके उद्यमों में निवेश कर सकेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए कोई उद्यम खोलेगा, जैसे आपने मसाला फैक्ट्री लगा ली छोटी सी, ठीक है, मसाला कूट के आप बेचते हैं, तो जो बड़े उद्यमी होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सीधे आपसे संवाद करके आपकी इस फैक्ट्री में पैसा लगाएंगी, उसका विकास करेंगी, फिर जो मुनाफा आएगा उसमें से कुछ हिस्सा लेंगी। तो इसी के लिए ये जो गुल्लक समिट है ये स्थापित किया गया है, ताकि जो छोटे उद्यमी हैं स्वरोजगार करने वाले उनका गुल्लक भर जाए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स की स्थापना भी की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा कहाँ की गई है। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स कहाँ स्थापित किए गए हैं, हवलबाग अल्मोड़ा और कोटद्वार पौड़ी में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखें, तो इसे आप लोग ध्यान में रखना। रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हवलबाग और पौड़ी में। आगे देखें राष्ट्रीय युवा संसद, जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था दिव्या नेगी, तो वही है राष्ट्रीय युवा संसद। ये 2023 में आयोजित हुआ और
ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ आयोजित हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया दिव्या नेगी जी के द्वारा, जो कि टिहरी गढ़वाल की निवासी हैं, और इन्हीं को उत्तराखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, लक्ष्मी भट्ट के साथ साथ। ठीक है, इनने जो व्याख्यान दिया था वो पहाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में दिया था, इसलिए काफ़ी चर्चित रही थी। अगला देखें, भूस्खलन सूचकांक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, डेट के साथ। ठीक है, तो इसरो द्वारा जारी भूस्खलन की एक रिपोर्ट है। इस सूचकांक में जो उत्तराखंड के 13 जनपद हैं वो सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड अपने आप में भूकंप के लिए संवेदनशील जनपद है। तो इसमें 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन पूछा जाएगा कि भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित उत्तराखंड के जनपद कौन से हैं। तो ध्यान रखें, पहले स्थान पर रुद्रप्रयाग, दूसरे स्थान पर टिहरी गढ़वाल। तो रुद्रप्रयाग और टिहरी है। ठीक है, समग्र देश में बात करें तो पहले स्थान पर जो है वो मिजोरम है, जबकि उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान पर है। पूरे देश में भूस्खलन के मामले में या भूस्खलन सूचकांक में पहला स्थान आया है मिजोरम का, दूसरा स्थान है उत्तराखंड का। और केवल जनपदों की बात करें तो सर्वाधिक प्रभावित जनपद है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल पूरे देश में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से केवल इतना ही पूछा जाएगा कि कौन कौन से जनपद हैं करके, तो इनको ध्यान में रखें। आगे देखें, राष्ट्रीय लिवस्टॉक मिशन यानी कि NLM। तो राष्ट्रीय लिवस्टॉक कहने का मतलब पशु, जो आपका पशुधन है उससे संबंधित है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की ये योजना है जिसकी शुरुआत मार्च 2023 में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, पशुपालन को बढ़ावा देना। कैसे, पशु आप तभी पालेंगे, जैसे आपने गाय पाली ना, गाय आप पाल रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो तब दिखाएंगे जब वो अच्छा दूध दे रही होगी। तो उनकी नस्ल में सुधार करके उत्पादन को बढ़ाना, ये इनका मेन उद्देश्य है। तो पशुपालन जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन या फिर अन्य चीज़ें जो है, इनके पालन में नस्ल सुधार को बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इस मिशन के तहत ऊधम सिंह नगर के बाजपुर और सितारगंज में 4 पशुधन खेती परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय लिवस्टॉक मिशन के तहत किस जनपद में पशुधन खेती परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो ऊधम सिंह नगर जनपद में, कौन से क्षेत्र, बाजपुर और सितारगंज। आगे देखें, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। इसमें से बहुत सारी जो समसामयिक घटनाएं हैं वो मैं अपने करंट अफेयर परीक्षावाणी वाली सीरीज में कवर कर चुका हूं, तो आपने वो देखी हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सहायता मिल रही होगी। देखिए, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, इसको मैंने उसमें कवर किया अच्छे से। ये देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है। तो इसका मतलब क्या है, सीधे समझ लेते हैं। जो आपके 4 धाम यात्रा मार्ग हैं, उन 4 धाम यात्रा मार्ग में बहुत सारे यात्री आते हैं, जिनसे हमें हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो सरकार ने क्या किया है कि वो जो यात्री आएंगे वो डीजल या फिर पेट्रोल वाली गाड़ियों में ना आकर इलेक्ट्रिक वाहन लाएं अपने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाहन लाएंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्ज भी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन 4 धाम यात्रा मार्गों पर जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट लगा दिए हैं। हर 30 किलोमीटर में लगभग 100 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं, जिससे इनको दिक्कत ना हो और उत्तराखंड में जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान ना हो। तो इसी को कहा गया इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग पर स्थापित किया जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, और प्रत्येक 30 किलोमीटर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखें, उत्तराखंड खेल पुरस्कार। तो खेल पुरस्कार 2023 पे वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, यहाँ पे हम बहुत तेज़ी से एक बार एक नज़र में देख लेंगे। ठीक है, सारे पुरस्कार। तो देखिए, उत्तराखंड में मैंने बताया था 3 प्रकार के पुरस्कार मिलेंगे खेल के क्षेत्र में, देवभूमि खेल रत्न, देवभूमि द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो 2 लोगों को मिला है, लक्ष्य सेन, चंदन सिंह। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से और इसे 2019-20 के लिए मिला है, ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। ठीक है, पूछेगा कि 2019-20 के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, दोनों ही ऑप्शन में होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। चंदन सिंह जो कि एथलीट हैं, इनको 2020-21 के लिए दिया गया। ऐसे दूसरा देखें, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार या देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये 3 लोगों को दिया गया है, धीरेन्द्र कुमार सेन, कमलेश तिवारी और संदीप डुकलान। ठीक है, देखिए, धीरेन्द्र कुमार को बैडमिंटन के लिए 2019-20 के लिए मिला है। ये सेन है, वो भी लक्ष्य सेन था, दोनों को 19-20 के लिए, दोनों बैडमिंटन वाले हैं, तो इतना ध्यान में रखना आप। कमलेश तिवारी ताइक्वांडो है, तिवारी ताइक्वांडो, ठीक है, 2020-21 के लिए। संदीप डुकलान है तीरंदाजी वाले, और इन्हें 2021-22 के लिए सम्मान दिया गया है। आगे देखें, देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये केवल एक व्यक्ति को दिया गया है, वो हैं सुरेश चंद्र पांडे, जो कि एथलीट हैं, और 2021-22 के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये इस प्रकार ये टोटल 6 व्यक्तियों को इस बार जो उत्तराखंड खेल पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं। आगे देखें, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखें, एक एक चीज़ इसकी रट लेना। देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई, 16 फरवरी 2023 से। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2023 से हुई है, ध्यान में रखेंगे, और उड़ीसा की तर्ज पर की गई है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ शुरू की गई है,
ये भी बनता है क्वेश्चन। तो 4 जनपदों में इनकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना की। कौन कौन से हैं? HD यूनिवर्सिटी, पढ़ाया था ना मैंने इसमें उत्तराखंड जनगणना वाले में। तो HD यूनिवर्सिटी यानी कि HDUN, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन्हीं 4 में योजना भी शुरू की गई है। तो यहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब मिलेट मिशन योजना है क्या? तो उत्तराखंड में जो मोटा अनाज होता है, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अपने आप में वो जो अनाज है पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और उत्तराखंड के लोग पारंपरिक तौर पर उनका यूज बहुत पहले समय से करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में गेहूँ, चावल या फिर जो बाजार का सामान है उसकी खपत एक तरीके से बढ़ गई है, उसका चलन बढ़ गया, इसलिए जो मोटे अनाज हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। इसी कारण से इसको शुरू किया गया, ठीक है। और इसी के समकक्ष पहले जो केंद्र सरकार है इसने योजना शुरू की थी श्री अन्न योजना मोटे अनाजों के लिए। तो उसी की तर्ज पर ये यहाँ पे उत्तराखंड मिलेट मिशन शुरू किया गया। कौन कौन से अनाज इसमें सम्मिलित किए गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य में पारंपरिक मोटे अनाज मंडुआ और झंगोरा, तो इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। और इसी के तहत अंत्योदय योजना में हर राशन कार्ड धारक को, जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड होगा, इन्हें 1 किलो मंडुआ 1 रुपये में दिया जाएगा राशन की दुकान पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना आप लोग। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष है या फिर मोटा अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो 2023 को ही घोषित किया गया है। आगे देखें, दातव्य है कि केंद्र सरकार ने बजट में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की घोषणा की थी। तो जैसा कि मैंने बताया श्री अन्न योजना इनने चलाई थी, ठीक है। अब ये श्री अन्न योजना कब शुरू की गई है, इसकी डेट मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं। 2 प्रश्न बता दिए मैंने कमेंट करने के लिए, और मैं देखूंगा कितने लोग सीरियस हैं, ठीक है। आगे देखें, सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपने सुना होगा उत्तराखंड में 2 चीज़ें हैं, एक है सुगंधित पौध शोध संस्थान जिसे कहा जाता है CMAP, ठीक है। सुगंधित पौध शोध संस्थान है आपका पंतनगर में। एक जो कि वीडियो के पेपर में पूछा गया था वो है आपका सगंध पादप केंद्र, सगंध पादप केंद्र है आपका सेलाकुई देहरादून में। तो यही जो सगंध पादप केंद्र है इसी जगह पर सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कर दिया गया है। तो ये कहाँ होना चाहिए? सेलाकुई देहरादून में। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखें क्योंकि कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई देहरादून में खोला गया है। और पहाड़ी क्षेत्रों में टिम्बर और तेजपत्ता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी मैंने बताया मिलेट मिशन योजना में मंडुआ झंगोरा, जबकि सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र में टिम्बर तेजपत्ता, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक है। तो टिम्बर और तेजपत्ता की खेती को व्यावसायिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ही इस उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई। आगे देखें, एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, सीधा आ सकता है कि एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस सरकार ने की है? उत्तराखंड सरकार। इसकी शुरुआत की गई है भाई 7 मार्च 2023 को। आपको पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उससे एक दिन पहले 7 मार्च को एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू होगी। इसमें जो पात्र महिलाएं हैं वो 25 वर्ष से 45 वर्ष तक की उम्र की होनी चाहिए, और वो जो महिलाएं होनी चाहिए वो आपका परित्यक्ता हों या फिर आपका कैसे हो असमर्थ हों, ठीक है, कुछ कार्य करने में, या फिर आपका विधवा हो, इस टाइप की उनकी महिलाएं रखी गई हैं। तो आप उसको देख लेना। उम्र यहाँ से पूछी जा सकती है 25 से 45 वर्ष। और एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए ही उनको गाँव में ही, अपने गाँव में ही स्वरोजगार देने की इसमें व्यवस्था की गई है। आगे देखें, मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल जो योजना है, इसके तहत क्या किया जाएगा, प्रतिवर्ष साल में आपका 4-4 महीने के अंतराल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। शुरुआत देखें 12 फरवरी 2023 को। तो 12 फरवरी 2023 को शुरुआत की गई है। कहाँ से शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल जनपद से की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है किस जनपद से हुई है? पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है। CM धामी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष निःशुल्क 3-3 सिलेंडर वितरण किया जाएगा और इसमें 1.76 लाख परिवारों को लगभग सम्मिलित किया गया है। तो 4-4 महीने के अंतराल पे 1-1 सिलेंडर दिया जाएगा, टोटल 3 सिलेंडर दिए जाएंगे प्रतिवर्ष। आगे देखें, देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो भी देश के पहले हैं और राज्य में कोई बने हैं तो ऐसी सारी न्यूज़ेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इन पे खास ध्यान दें। तो देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक है, यानी कि माँ का दूध वहाँ पे मिलेगा। तो क्या ज़रूरत है इसकी, देखें 27 फरवरी 2023 को उत्तराखंड सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जिनको पैदा करते हैं उनकी माँ प्रसव पीड़ा के कारण डेथ होगी, ठीक है, या फिर किसी माँ ने बच्चे पैदा करके छोड़ दिया कहीं पे, अनाथ बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को माँ का पौष्टिक दूध उपलब्ध कराने के लिए योजना है। तो अनाथ बच्चों के लिए देश के पहले सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाए जाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, ठीक है। और इस योजना के तहत धात्री महिलाएं इस बैंक में दूध दान कर सकेंगी, जो कि नवजात बच्चों को दिया जाएगा। तो इतना आप लोग ध्यान में रखना, ये नवजात बच्चों के लिए, मेनली नवजात प्लस अनाथ दोनों के लिए। आगे देखें,
देश में यह अपनी तरह का पहला और अलग मिल्क बैंक होगा। इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, शिशु मृत्यु दर में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 26वां। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, शिशु मृत्यु दर में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है करके पूछा जाएगा, तो 26वां स्थान है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। आगे देखें, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना। तो मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना किससे संबंधित है? ये आपका जो भी छात्र उत्तराखंड राज्य में आईएएस, पीसीएस या फिर आईपीएस, एनडीएस, सीडीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई है। और मुफ्त कोचिंग के साथ साथ क्या किया जाएगा, इन्हें मुफ्त लाइब्रेरी भी दी जाएगी, यानी कि किताबें। तो उत्थान के अंतर्गत मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, ज्ञान कोष के अंतर्गत लाइब्रेरी या किताबें यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी शुरुआत 20 फरवरी 2023 से हुई है। ठीक है, ज्ञान कोष योजना के तहत हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। आगे देखें, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग कन्फ्यूज्ड हैं। तो देखें, वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अगर आप एक साथ सर्च करते हैं तो आपको केवल दाताराम पुरोहित, ललित पोखरिया और रामलाल भट्ट जी का नाम दिखाएगा। ठीक है, जब आप भूपेश जोशी को भी सर्च करेंगे तो इनको भी दिखाएगा कि 2021 के लिए ही मिला है करके। तो सभी को वर्ष 2022 में 2021 के लिए मिला है। पहले 3 नामों की घोषणा हुई थी, बाद में भूपेश जोशी जी को मिला। तो ये ध्यान रखना, दाताराम पुरोहित, ललित पोखरिया, भूपेश जोशी और रामलाल भट्ट, इन 4 को दिया गया है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। आगे देखें, वर्ष 2018 के लिए किसे दिया गया था? ये क्वेश्चन बन चुका है पुलिस वाले एग्जाम में। नरेंद्र सिंह नेगी और दीवान सिंह बजेली को 2018 के लिए मिला था। 19-20 में आपको पता है, 20 में कोरोना आ गया था तो उस वर्ष फिर दिया नहीं गया। अगला देखें, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी की गई? आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या कहती है? देखें, रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान, जबकि पहले स्थान पर है सिक्किम। तो इतना ही ध्यान रखना कि जो आपका लिटरेसी रिपोर्ट अभी आई है हेल्थ और शिक्षा के लिए, इसमें उत्तराखंड जो है कौन से स्थान पर रहा है? 6वें स्थान पर, जबकि शिशु मृत्यु दर में 26वें स्थान पर था। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखें, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण। तो महिलाओं को आरक्षण और खिलाड़ियों को आरक्षण सभी ने पढ़ा होगा। महिलाओं को आरक्षण कितना मिलता है? पहले से आपको पता होगा, 30% आरक्षण मिलता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था, देखो अभी ये जो महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण जो बिल है, इसे एक तरीके से कानून बना दिया गया है, अधिनियम बना दिया गया है। और इसको मंजूरी कब मिली थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा 10 जनवरी 2023। तो किस दिन महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण वाला अधिनियम जो है अधिनियम बना या फिर मंजूरी दी? इसे 10 जनवरी 2023, इतना याद रखें। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की। अब बहुत से लोग सोचेंगे भैया ये तो पहले से ही था, तो उसकी कहानी क्या थी उसे देखें। 18 जुलाई 2001 जब राज्य का गठन हो गया था, ठीक है, गठन के तुरंत बाद, तो 18 जुलाई 2001 को सरकारी नौकरियों में 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया महिलाओं के लिए, 20%। लेकिन वर्ष 2006 में नारायण दत्त तिवारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 30% कर दिया। तो दोनों ही आपने याद रखने। इसके बाद लेकिन 26 अगस्त 2022 को हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। ये पीसीएस वाला कोई मामला हुआ था तो इसके आधार पर रोक लगा दी। लेकिन बाद में जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं ये सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। तो इसके बाद जाके आपका बहुत सारे यहाँ पे आंदोलन हुए, बहुत टाइम लगा और सरकार ने फाइनली क्या कर दिया, 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल ने महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रस्ताव देने को मंजूरी दे दी। ठीक है, उनको जो आरक्षण देने वाला प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लिया। तो ये डेट याद रखना, 10 जनवरी 2023। आगे देखें, राज्य के खिलाड़ियों को भी आरक्षण मिला है। तो मैंने दोनों ही न्यूज़ एक साथ कवर की हुई हैं। तो राज्य के खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? 4%। पहले से ही मिलता था लेकिन इसे रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया था। किस वर्ष से पूछा जाएगा और आप लोग गलत लगाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि पूर्व में जो 4% आरक्षण का शासनादेश था, केवल शासनादेश, इसे हाईकोर्ट के द्वारा 2013 में ही रद्द कर दिया गया था। और आप लोग सोचेंगे 2019-20 में क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो मिल ही रहा था। ठीक है, लेकिन 2013 में ही रद्द हो चुका था। इसी कारण से उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में क्या किया, राज्य के जो खिलाड़ी हैं इनको सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण देने वाले प्रावधान को मंजूरी दे दी है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके लिए एक्ट ला दिया गया है। ठीक है, जैसे महिला आरक्षण के लिए लाए गए। तो आगे देखें,
चिकित्सा क्षेत्र में ड्रोन सेवा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा क्षेत्र में ड्रोन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। और इसमें क्या किया जाता है? ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं। अब इसका पहला प्रयोग किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो पहला ट्रायल किया है, सफल ट्रायल, ये एम्स ऋषिकेश के द्वारा किया गया है। अब यहाँ से तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स ऋषिकेश की स्थापना किस वर्ष हुई और कब से उसने कार्य करना शुरू किया, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब इसमें जो एम्स ऋषिकेश द्वारा शुरू किया गया, तो इसने दवाइयाँ कहाँ से कहाँ भेजी थी? ऋषिकेश से टिहरी इनने दवाइयाँ भेजी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखें, नकल विरोधी कानून, ये तो बहुत चर्चित है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। वर्ष 2023 में नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे जगह पे ये बताया गया कि पहला राज्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका सेकंड राज्य बना है, पहला राज्य तो राजस्थान था। ठीक है, तो दूसरा राज्य है नकल विरोधी कानून लागू करने वाला। इसको मंजूरी मिली है 10 फरवरी 2023 को। और इसके अंतर्गत क्या है? जो नकल कराएगा, ठीक है, जैसे अभी ये आपके गिरफ्तार हुए थे जो लोग, तो जो नकल कराएगा उस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा मैक्सिमम उसमें रखी गई है। ठीक है, अधिकतम 10 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद। जबकि नकल करने वालों पे थोड़ा सा रियायत दी गई है, 5 से 7 साल के लिए उन्हें डिबार कर दिया जाएगा और उन पर तुम्हारा 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, मेन ये हैं, इसे आप ध्यान रखें। आगे देखें, पद्मश्री सम्मान। तो पद्मश्री 2023 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मिला है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखें, ये है आचार्य डॉक्टर सुकमा। तो आचार्य डॉक्टर सुकमा कौन है, कहाँ के हैं, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। भारत सरकार ने विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की, ठीक है, विश्ववारा कन्या गुरुकुल, ये एक स्कूल का नाम है जो कि रुड़की में है। यहाँ की जो आचार्य हैं सुकमा, इनको पद्मश्री देने की घोषणा की। और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 106 लोगों को। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखना। आचार्य सुकमा, डॉक्टर आचार्य सुकमा को पद्मश्री सम्मान। बालिका शिक्षा के लिए इन्हें बहुत कार्य किया है, इसके लिए मिला है। ठीक है, आगे देखें, उत्तराखंड स्टार्टअप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 फैक्ट बन सकते हैं महत्वपूर्ण, तो मैंने उन्हें कवर किया है। पहला देखें, उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2 स्टार्टअप कंपनियों को। कौन कौन सी हैं? पहले आपकी दिगंतरा एरोस्पेस और दूसरी है इंडिजीनियस एनर्जी। तो ये दोनों कंपनियां हैं। इनमें जो दिगंतरा है, इसने आपका गढ़वाल में पहली व्यावसायिक वेधशाला की स्थापना की थी, जो क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, दिगंतरा के द्वारा। तो ये अपने आप में अंतरिक्ष पर शोध करने वाली एक संस्था है। दूसरा है इंडिजीनियस एनर्जी, ये क्या काम कर रही है, क्यों मिला इसे राष्ट्रीय पुरस्कार? ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, वाहनों के लिए बैटरी बना रही है। ठीक है, तो वाहन जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनमें जो बैटरियां लगती हैं उसका निर्माण करती है इंडिजीनियस एनर्जी। तो इसलिए इन दोनों को ही राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ से अन्य जो फैक्ट आ सकते हैं स्टार्टअप से, तो आप ध्यान रखना, संशोधित स्टार्टअप नीति को मंजूरी कब दी गई? तो आपकी जो स्टार्टअप नीति है उत्तराखंड सरकार की, उसे मंजूरी दी है 16 फरवरी 2023 को। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, स्टार्टअप नीति को मंजूरी 16 फरवरी 2023 को मिली है, लेकिन आपको जानना चाहिए ये चीज़ कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, जबकि स्टार्टअप नीति को मंजूरी 16 फरवरी 2023। आगे देखें, आगामी 5 साल के भीतर 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस स्टार्टअप नीति में, जो आपकी अभी 16 फरवरी 2023 को प्रख्यापित हुई है। ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार में विजेता नवाचार आइडिया को, अगर कोई व्यक्ति कोई नया आइडिया देता है कि कैसे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इस नवाचार आइडिया को देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार राशि के तहत 50,000 रुपये से 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जो कि पहले 50,000 रुपया था। ठीक है, तो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है नवाचार आइडिया में दी जाने वाली राशि। किस चैलेंज के तहत? ग्रैंड चैलेंज। ठीक है, तो आपका, अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है कि जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सकता है, तो आप लोग अपना आइडिया सरकार के साथ शेयर करें। गवर्नमेंट को पसंद आता है तो आपको ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें अब राशि दी जाएगी 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे कवर किया है मैंने, स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखें, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज, तो इसके बारे में भी सुना होगा। सोल ऑफ स्टील यानी कि स्टील की आत्मा आप लोग कह सकते हैं। ये सिंपली इसी चीज़ से संबंधित है कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपका वायु की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपका इंसान की धैर्यता या फिर आप कह सकते हैं सहनशीलता का परीक्षण करने के लिए ये चैलेंज शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत देहरादून में हुई है, पूछा जा सकता है कहाँ हुई है। आयोजन किया गया क्लॉ ग्लोबल समूह के द्वारा। ठीक है, CLAW, इसके बारे में आप सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखें, उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है वो यही है कि उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, जिससे कि राजस्व प्राप्ति हो सके। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है,
और इसकी स्थापना कब हुई ये भी सभी लोग जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ इंक्लूड हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे ध्यान दें, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में व्यक्ति की सहनशीलता का परीक्षण करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसके लक्ष्य हैं मेनली, एक तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में व्यक्ति की सहनशीलता को जांचना और दूसरा है सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखें, जलवायु अनुकूल आजीविका परियोजना। तो जलवायु के अनुकूल आजीविका परियोजना क्या है? इसकी शुरुआत चमोली जनपद में की गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलवायु अनुकूल आजीविका परियोजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जोशीमठ धंस रहा है ना, तो वहाँ के लोग अब विस्थापित हो गए हैं एक तरीके से। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह रह रहे हैं, तो उनके पास अपना रोजगार खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो उनके लिए योजना शुरू की है। देखिए, जलवायु अनुकूल आजीविका परियोजना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के गाँवों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए यह योजना शुरू की है। बहुत सिंपल सी है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में 10 आपदाग्रस्त गाँवों में समान आर्थिक और पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देना। ठीक, इसमें मुख्य सहायक कौन है, किन्ने पहल शुरू की है? तो एसबीआई फाउंडेशन और हेस्को। अब यहाँ से तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हेस्को की स्थापना कब हुई, किसने की, मुख्यालय का है? ये काम आपका है सर्च करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और कमेंट करके जरूर बताएं। तो हेस्को हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान है, तो इनकी संयुक्त पहल है आपका ये जलवायु परिवर्तन के साथ साथ रोजगार योजना। ठीक है, जोशीमठ में। आगे देखें, देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। हर मौसम में हर किसी उम्र का व्यक्ति उस पर रनिंग कर सकता है, तो ऐसा रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? देहरादून में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये देश का पहला है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, देश का पहला जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब महत्वपूर्ण होंगी। इसके बारे में देख लेते हैं, कहाँ स्थापित है। देखें, तो देहरादून में हमने देख लिया, लेकिन कहाँ? भारतीय सेना के द्वारा गढ़ी कैंट क्षेत्र देहरादून में स्थित जसवंत सिंह ग्राउंड, जिसका नाम महिंद्रा ग्राउंड भी है, तो जसवंत सिंह ग्राउंड या फिर महिंद्रा ग्राउंड में देश के पहले ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। ये क्यों ऑल वेदर रनिंग ट्रैक है? क्योंकि इसका निर्माण पूर्ण तरीके से प्लास्टिक वेस्ट से किया जा रहा है। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साइडों में इस पर डिस्प्ले लगाई जा रही हैं, जिसमें ये भी ट्रैक होगा कि आप कितना किलोमीटर दौड़ चुके हैं, कितना आपने और दौड़ना है, ये सारी चीज़ें। तो एक बहुत अच्छा रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उद्घाटन 14 जनवरी 2023 को किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, इसकी लंबाई है 850 मीटर और ये प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, केवल प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखें, नाबार्ड की फोकस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड की फोकस रिपोर्ट से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कितना इसने अनुदान दिया? तो देखिए, 3 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की फोकस रिपोर्ट जारी की गई। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन, जो आपका नाबार्ड है, इसकी स्थापना और इसके बारे में जितनी चीज़ें आप जानते हैं वो आपने बतानी है। उत्तराखंड में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए नाबार्ड के द्वारा कितना ऋण उत्तराखंड सरकार को दिया जाएगा? 30,301 करोड़। तो 30,000 करोड़ भी आपका एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दें। तो 30,301 करोड़ एक्चुअल राशि है, ये नाबार्ड के द्वारा उत्तराखंड में किस क्षेत्र के विकास के लिए दी गई है? कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई मेनली, तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड। चलो मैंने लिख दिया, नाबार्ड की स्थापना 1 जुलाई 1982। ठीक है, NABARD, तो ये है नाबार्ड। इसमें होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2023 का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है अभी चमोली में आपका जोशीमठ धंस रहा है। ठीक है, उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो वहाँ पे सुरंगें निर्मित की जा रही हैं, रेल सुरंगें हैं, सड़क सुरंगें हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये देहरादून में आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2023। इसका उद्देश्य है हिमालयी क्षेत्र में सुरंग निर्माण की संभावनाओं को तलाशना और सुरंग निर्माण के लिए एक तरीके से कार्य विधि तैयार करना। कैसे सुरंग निर्माण की जाए, कहाँ कहाँ सुरंग निर्माण की जाए, कहाँ सेफ है, कहाँ नहीं है, इस सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? 2023 में देहरादून में, ये आप ध्यान रखें। आगे है डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे मिला है? सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण। रुद्रप्रयाग जनपद को दिया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत रजत पदक। ठीक है, क्यों दिया है? तो पहले पढ़ लें। देखिए, रुद्रप्रयाग को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर मेडल दिया गया है। क्यों? प्लास्टिक कचरे के निस्तारण हेतु। तो जो केदारनाथ यात्रा के दौरान आने वाले यात्री थे, उन सभी के जो सामान वो खरीदते हैं उस पर टैग लगाया गया था, QR कोड, और QR कोड स्कैन करके जो भी वो पानी की बोतलें या फिर चिप्स या फिर अन्य सामग्री खरीदते हैं, उसे अगर वो वापस करते हैं
ठीक है, उसके जो रैपर हैं या फिर प्लास्टिक की पानी की बोतलें हैं, उन्हें अगर वो वापस करते हैं तो उसके बदले उन्हें पैसा दिया जा रहा था। और उनसे पहले ही जैसे 20 रुपये की पानी की बोतल है तो उनसे 30 रुपये ले लिए। अब 30 रुपये के बदले जो 10 रुपये वापस आएंगे वो तब आएंगे जब वो वापस बोतल करेगा। ठीक है, तो ये योजना थी, इसलिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 इसे दिया गया है रुद्र प्रयाग को। आगे देखें। अच्छा, तो ये जो सिस्टम है इसको भी देख लेना, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम इसे नाम दिया गया था। यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, फिर भी सुन लें आप लोग। आगे देखिए, MSU क्या है, मोबाइल स्टोरेज यूनिट, अभी उत्तराखंड में स्थापित हुई है, 550 लगभग 500 मीट्रिक टन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल स्टोरेज यूनिट है क्या, इसकी स्थापना हुई है ज्वालापुर हरिद्वार में। मोबाइल स्टोरेज यूनिट MSU याद रखना, ठीक है। 500 मीट्रिक टन इसकी क्षमता है और 500 मीट्रिक टन क्षमता की MSU लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मोबाइल स्टोरेज यूनिट ये यहाँ पे लगाई गई है हरिद्वार के ज्वालापुर में। आगे देखें, एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी। एस्ट्रोलॉजी यानी कि एस्ट्रो साइंस का अध्ययन करना, क्या है, जो अंतरिक्ष से संबंधित घटनाएं उनका अध्ययन करना कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो हल्द्वानी में स्थापित किया गया है एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी को। ये देश की पहली एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह एरीज से संबद्ध है। एरीज क्या है, ARIES, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आर्यभट्ट रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, इस तरीके से इसका नाम है। और एरीज में आपका अभी लिक्विड में टेलीस्कोप लगाया गया है, और कौन कौन से टेलीस्कोप वहाँ हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखें। तो एरीज से संबंधित संस्था है और यहाँ पर अंतरिक्ष से जुड़े अध्ययन किए जाएंगे। तो ये है आपका एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी। सीधा क्वेश्चन बनेगा कहाँ स्थापित हुआ है देश की पहली एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी, तो हल्द्वानी में। आगे देखें, पशु चिकित्सा मोबाइल एम्बुलेंस सेवा। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। उत्तराखंड में पशु चिकित्सा हेतु मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अब मोबाइल एम्बुलेंस कहने का मतलब टेलीफोन से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। ठीक है, मोबाइल एम्बुलेंस कहने का मतलब चालित वाहन जो होगा, पशु की चिकित्सा के लिए घर घर जाएंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ जाएंगे, तो उसी को कहा जाएगा मोबाइल एम्बुलेंस। कर्नाटक और मेघालय के बाद यह सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घूमेगा, कौन से नंबर का है पूछेगा, आप पहला लगा देंगे। तो ध्यान रखना, तीसरे नंबर का है मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा के लिए शुरू करने वाला। और इसके तहत जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, ये दिया गया 1962 में कॉल करेंगे, एम्बुलेंस घर आ जाएगी। किसके लिए, पशुओं के लिए, अभी तक केवल इंसानों के लिए आती थी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, बद्री गाय। बद्री गाय का अनुवांशिक संवर्धन। तो बद्री गाय क्या है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक गाय है, उत्तराखंड की आप लोग कह सकते हैं देसी नस्ल ये है। ठीक है, और ये काफ़ी दूध देती है, और इसमें जो आपका जो दूध होता है वो काफ़ी प्रोटीनियस दूध है। तो इसका जो अनुवांशिक संवर्धन है उसके लिए योजना बनाई जा रही है। तो राज्य सरकार ने बद्री गाय के अनुवांशिक संवर्धन के लिए योजना बनाई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गाय की एक नस्ल है NBAGR, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके द्वारा प्रमाणित उत्तराखंड की ये पहली मवेशी नस्ल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NBAGR द्वारा प्रमाणित उत्तराखंड राज्य की पहली मवेशी नस्ल कौन सी है, तो वह आपकी बद्री गाय, और इसी के अनुवांशिक संवर्धन के लिए भी योजना बन रही है। आगे देखें, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ये मैं बता चुका हूँ भैया अपनी वीडियो में पहले। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 में दिए गए हैं, और 21 और 22 दोनों वर्षों के लिए एक साथ दिए गए हैं। इसमें बताया जाता है कि ये जो है 5-5 लोगों को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। तो 2022 में 10 लोगों को टोटल दिए गए थे, 21 के लिए 5, 22 के लिए 5। तो 21 वाला नहीं पूछा जाएगा, 22 वाले से पूछा गया। तो इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या बताया था, ABVP गिरदा। ठीक है, अजीत डोभाल, बिपिन रावत, वीरेंद्र डंगवाल, प्रसून जोशी और गिरदा, तो ये 5 लोग हैं, इन्हें आप लोग देख लेना। आगे देखें, आकाश फॉर लाइफ। आकाश यानी कि अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष संबंधी जो गतिविधियां हैं, अंतरिक्ष संबंधी जो खोज हैं, अन्वेषण हैं, इनको एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए, इन पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ, देहरादून में। उसी को कहा गया आकाश फॉर लाइफ। अगर ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आकाश फॉर लाइफ कहाँ आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखना देहरादून। आगे देखें, स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी कि बेसहारा पुनर्वास नीति, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए पहली बार बेसहारा नीति यहाँ पे लागू की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरुआत 9 नवंबर 2022 से की गई है, राज्य स्थापना दिवस के दिन। राज्य के अनाथ और बेसहारा बच्चों को, ठीक है, समाज की मुख्य धारा अर्थात शिक्षा, कौशल विकास, ठीक है, शिक्षा, कौशल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य, पुनर्वास, रोजगार, सुरक्षा आदि से जोड़ने के लिए स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति जारी की गई है। इसका ड्राफ्ट तैयार किया था महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, कब जारी हुई थी, आ सकता है 9 नवंबर 2022 को,
और किसके लिए जारी किए गए? अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए, जो रोड में घूम रहे हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें अन्य जो सामाजिक मुख्य धारा हैं उनसे जोड़ना, ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे। अभी उत्तराखंड ने भिक्षावृत्ति को भी समाप्त करने के लिए जो आपका अभियान है वो चलाया गया है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखें, उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही थी। 13 मार्च 2023 को प्रख्यापित है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मंजूरी मिली है 13 मार्च को, ठीक है। 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट की बैठक में नई सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी गई। अब ये मार्च का करंट अफेयर है, आपको पता ही है यूकेपीएससी कैसे क्वेश्चन बना रहा है करंट अफेयर से, बिल्कुल लेटेस्ट बना देता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस योजना के तहत इस नई सौर ऊर्जा नीति में दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट तक की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस सौर ऊर्जा क्षेत्र से, ठीक है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, पलायन रुक सकता है इससे, ठीक है। तो ये सब इनका लक्ष्य है मेनली। और ऊर्जा सचिव कौन है? आर मीनाक्षी सुंदरम, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। दिसंबर 2027 तक इसका लक्ष्य है, ये याद रखना, मेनली इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखना, हल्द्वानी के गोलापार में। इससे दो फायदे हैं, गोला नदी भी स्वच्छ हो जाएगी और सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, तो इससे जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल बनेगा उसका खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत से फायदे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, घरों का जो वेस्ट पानी होता है, चाहे वो आपका किचन से जा रहा हो, बाथरूम से जा रहा हो, ठीक है, टॉयलेट से जा रहा हो, तो जितना भी गंदा पानी है या फिर फैक्ट्रियों से जा रहा हो, उस पानी को छानकर शुद्ध कर देना। और डायरेक्ट उसे नदी में बहाएंगे तो नदी भी प्रदूषित होती है, गोला नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है, तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गोलापार हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। उद्घाटन कब हुआ? 7 फरवरी 2023 को। राज्य का सबसे बड़ा लगभग 28 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। साथ ही इसके साथ साथ लिगेसी अपशिष्ट उपचार संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया है। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा आयोग तो यहाँ से बना सकता है कि राज्य का जो है पहला लिगेसी अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना, यहीं पे हल्द्वानी में किया गया, ठीक है। एक मिनट, आगे देखें, इन संयंत्रों का निर्माण अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत योजना के तहत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका राज्य का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या लिगेसी अपशिष्ट संचार उपचार संयंत्र है, इनका निर्माण किसके तहत किया जा रहा है? तो अमृत के तहत, याद रखें। लाभ क्या होगा इसके? देखिए, गोला नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा और संयंत्र से प्राप्त जो अपशिष्ट है इसका उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। आगे देखें, 2023 के प्रमुख सूचकांक कुछ। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि बहुत से सूचकांक जो आए हैं सब इंक्लूड कर दूं, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाती, तो उसके लिए हम अलग वीडियो ले आएंगे। जो पुरस्कार हैं, कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं और सूचकांक हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो इंक्लूड है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2023 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 14वां, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। पहला गोवा का है, ठीक है, तो उत्तराखंड का याद रखना, सामाजिक प्रगति सूचकांक 14वां है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है 5वां। अगर आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है, जबकि पहला मिजोरम का है। इसके अलावा अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 देखते हैं तो इसमें राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? 7.08%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब बजट के लिए भी मैं अलग से वीडियो देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, अन्य वीडियो से। तो 7.08% रहा है जो अनुमानित है आर्थिक विकास दर। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी होगी है? 2.33 लाख पहुंच गई है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अगला है पोल्ट्री वैली योजना। तो पोल्ट्री कहने का मतलब होता है मुर्गी पालन, आप लोग जानते हैं। तो इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 से हुई है। चक्राता देहरादून से इसकी शुरुआत की गई है। और क्यों की गई है? किसानों की आमदनी को दुगनी करने के लिए और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए। तो अगर घर में उन्हें रोजगार मिल जाएगा और पोल्ट्री फार्म विकसित करने के लिए सरकार मदद कर देगी, तो फिर बाहर क्यों जाना है, तो वहीं पे रोजगार चला सकते हैं। इसलिए किसानों की आय भी दुगनी होगी और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन भी रुकेगा। किसानों को इसके तहत किसानों को मुफ्त चूजे और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, ठीक है। आगे देखें, वर्ष 2022 से 2025 तक 5000 किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? वर्ष 2025 तक, 3 साल में 5000 किसान। आगे देखें, एक इंपॉर्टेंट न्यूज, हिमाद्री इंपोरियम केंद्र। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है, हिमाद्री इंपोरियम केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंपावत जिले में इसके निर्माण की घोषणा की है सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। क्या है हिमाद्री इंपोरियम? स्थानीय उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध कराने के लिए, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके और रोजगार भी लोगों को मिल सके, तो इसके लिए हिमाद्री इंपोरियम केंद्र।
आगे देखें, स्वस्थ गर्भ ऐप। तो स्वस्थ गर्भ ऐप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और रियल टाइम यानी कि तुरंत जैसे आपने क्लिक किया वैसे ही आपका रियल टाइम की आपको जानकारी देगा। तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और रियल टाइम चिकित्सा उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए ये स्वस्थ गर्भ ऐप डेवलप की गई है। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने की है? तो ये आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने एम्स दिल्ली की सहायता से तैयार की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की है? आईआईटी रुड़की ने, स्वस्थ गर्भ ऐप। गर्भावस्था के लिए यह पहला ऐप है जो तुरंत डॉक्टर की सलाह सुनिश्चित करता है। आगे देखें, संजीवनी बनेगा IITR 00693। क्या है? नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, तो आप लोग ध्यान रखना ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल है। एंटीबैक्टीरियल कहने का मतलब बैक्टीरिया का उल्टा, जो हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करेगा उसी को कहा जाएगा एंटीबैक्टीरियल। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी खोज की है अभी अभी और इसको नाम दिया गया है IITR 00693। IITR क्या हुआ? IIT रुड़की, ठीक है। तो IIT रुड़की ने खोजा अनोखा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल शरीर के नाजुक अंगों और त्वचा में होने वाले घातक संक्रमण के इलाज के दौरान दवा के प्रतिरोध को जल्द ही खत्म किया जा सकेगा इसके मदद से, ठीक है। अब क्या होता है देखें, दवाओं के साथ इस्तेमाल किए जाने पर ये न केवल स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास एरुजिनोसा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को ही रोकेगा बल्कि इसके साथ साथ दवाओं के प्रतिरोध को भी खत्म करेगा। जब भी आप कोई दवाइयाँ लेते हैं ना तो उससे आपके शरीर को कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है, नुकसान होते हैं, ठीक। तो उसी को ये खत्म करेगा। IITR 00693 याद रखना है। क्या है पूछा जाएगा सीधे सीधे, तो एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल है। आगे देखें, रेशम कीट बीमा कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना है। उत्तराखंड रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इसीलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेशम कीट जो भी आपका रेशम उत्पादन करने में लगे हुए हैं जो लोग, उन लोगों के लिए बीमा की एक स्कीम है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है राज्य के 4 जनपदों में। और कौन से होंगे आप लोग जानते हैं? HD यूनिवर्सिटी। मिलेट मिशन योजना भी इनमें ही शुरू हुई है और आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये भी यहीं पे शुरू हुआ है, ठीक है। आगे देखें, उत्तराखंड में G20 की बैठक है। तो उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें प्रस्तावित हैं, याद रखना। उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के अंतर्गत 3 बैठकें आयोजित होनी है। पहली हो चुकी है भैया, कहाँ? रामनगर नैनीताल में। दूसरी होनी है ऋषिकेश देहरादून में और तीसरी भी ऋषिकेश देहरादून में। क्वेश्चन बन सकता है कहाँ नहीं होगी करके, तो ये ध्यान रखें। आगे देखें, अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन बन सकता है। तो अमृत सरोवर योजना के तहत क्या किया जाता है? आपका जो ताल हैं या फिर झील हैं उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, ठीक है। और इसके तहत राज्य को लगभग प्रत्येक जिले में 75 जो है अमृत सरोवर बनाने थे, क्योंकि 75वां जो अभी हमें 74वां गणतंत्र दिवस बनाया गया, यानी कि आज़ादी के हमें 75 वर्ष हो गए हैं। तो आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ही हर जगह 75-75 वाला सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे अमृत सरोवर भी 75-75 प्रत्येक जिले में बनाने थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण करेंगे। तो इसमें अमृत सरोवर निर्माण करने में देश में इसका कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान, यानी कि 3rd प्लेस है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है, राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय का। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? हरिद्वार जनपद में किया गया है। और हरिद्वार जनपद के कौन से विश्वविद्यालय में? उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ऋषिकुल परिसर में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसे अच्छे से रट लें। अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी। आगे देखें, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023। तो कितने राज्य के व्यक्तियों को शैलेश मटियानी पुरस्कार सम्मानित किया गया? सीधा क्वेश्चन बनता है, ये किया गया 17 शिक्षकों को, ठीक है। जबकि 2022 में 39 शिक्षकों को किया गया था। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया है और 1 से 7 मार्च 2023 तक इसका आयोजन हुआ है। तो ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। आगे देखें, डस्टलिक एक्सरसाइज। तो इसके बारे में भी शायद सभी लोगों ने सुना होगा। डस्टलिक जो एक्सरसाइज है ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका जो संस्करण शुरू हुआ था ये 2019 में हुआ था, ठीक है। और पहला जो डस्टलिक एक्सरसाइज थी ये उज्बेकिस्तान में ही हुई थी। अभी जो है 4था संस्करण होना है और कहाँ होना है? इसका आयोजन पिथौरागढ़ जनपद में। तो ध्यान रखना, डस्टलिक एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हो रही है? पिथौरागढ़ जनपद में। आगे देखें, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस। ये क्वेश्चन बन चुका है,
तो इस टाइप के जो देश के पहले हैं वो पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था देहरादून में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है राज्य का पहला बाल विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तब आप ध्यान रखेंगे चंपावत में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। राज्य का पहला बाल विज्ञान महोत्सव ये चंपावत में है, जबकि पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस देहरादून में थी। आगे देखिए, कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज कहने का अर्थ क्या हुआ, शीशे का पुल बना दिया। ये आपका बनाया गया है कहाँ, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र में बनाया गया शीशे का पुल है, जहाँ पे आप चलेंगे तो आपको नीचे का पूरा एरिया दिखाई देगा। तो एक तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और मुनस्यारी या फिर आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ की सुंदरता को निहारने के लिए ये ग्लास ब्रिज निर्मित किया गया है। ये कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने समझौता किया अमेरिकी कंपनी के साथ। किसके साथ किया है, अमेरिका के साथ। कंपनी का नाम है मैकेंजी ग्लोबल। अब इसने और क्या किया है, देखो इसको और क्या जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 तक ऊर्जा जरूरतों को, राज्य की ऊर्जा जरूरतों के आकलन की जिम्मेदारी भी अमेरिकी संस्था मैकेंजी को सौंपी है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए इनने अमेरिकी कंपनी ग्लोबल मैकेंजी से ये एक तरीके से समझौता किया है और राज्य सरकार ने 2025 तक ऊर्जा जरूरतों का आकलन इसी को सौंपा है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में नई रेल परियोजनाओं के विकास हेतु कितने बजट को मंजूर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें 5004 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृत किया गया है। देश में 750 रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की गई है, जिसमें हरिद्वार और देहरादून स्टेशन सम्मिलित किए गए हैं। तो ये आपका केंद्र प्रायोजित योजना है एक तरीके से, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। इसमें क्या होगा, जहाँ पे भी रेलवे स्टेशन है उस क्षेत्र का जो लोकल उत्पाद है उस उत्पाद की वहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उन्हें वहाँ बेचा जाएगा। तो ये है आपका एक स्टेशन एक उत्पाद। अब एक स्टेशन एक उत्पाद केंद्र प्रायोजित योजना है, इसके तहत उत्तराखंड के कौन से जनपद या फिर कौन से स्टेशन सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखें, हरिद्वार और देहरादून स्टेशन, ठीक है। अमृत भारत योजना बहुत महत्वपूर्ण। इसी के साथ अमृत भारत योजना के तहत कोटद्वार रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन पुरानी सिग्नल प्रणाली की जगह अब कंप्यूटर के जरिए किया जाएगा। तो अमृत भारत योजना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो आपका कोटद्वार रेलवे स्टेशन है इससे ट्रेनों का संचालन कंप्यूटर के जरिए किस योजना के तहत किया जा रहा है, अमृत भारत योजना। तो ये तीनों एक साथ आप लोग याद रखेंगे। आगे देखें, स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022। तो स्वच्छ राजनीतिक का सम्मान किसे मिला है, हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को 7 दिसंबर 2022 को दिया गया है। तो किसको मिला है, केवल यही पूछ सकता है। आगे देखिए, यमुनोत्री रोपवे परियोजना। तो यमुनोत्री और आपका जो केदारनाथ है, ठीक है, इसके साथ साथ आपका औली में तो है ही, तो यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी अभी रोपवे की मंजूरी मिल गई है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है, यमुनोत्री रोपवे परियोजना की लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई 38 किलोमीटर है, इसकी लागत 170 करोड़ रुपये है, ठीक है, जो कि जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक है। तो ये क्वेश्चन सीधे बन सकता है यहाँ से, कितनी लंबाई है यमुनोत्री रोपवे की। इसके बाद आप लोगों के लिए चौथा क्वेश्चन आ गया यहाँ से, कमेंट करके बताएंगे केदारनाथ रोपवे और दूसरा आपका बद्रीनाथ रोपवे, जिनका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई है, इनकी लंबाई कितनी है। आगे चलते हैं, जल जीवन मिशन योजना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। अभी इसके तहत बहुत सारे कार्य चल रहे हैं एनजीओ के अंतर्गत। तो जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल, ठीक है, हर घर नल से जल पहुंचाने में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है। तो ये आपका हो जाएगा देहरादून, ठीक है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई अगर आपसे पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश भर में जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड की रैंक कौन सी है पूछा जाएगा, तो 9वीं रैंक है, जबकि पिछली बार 8वीं रैंक थी। तो अभी थोड़ी सी रैंक डाउन हो गई है, 9वीं रैंक आई है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जल जीवन मिशन योजना के तहत पहला स्थान हर घर नल से जल पहुँचाने पहला स्थान देहरादून को, जबकि उत्तराखंड की रैंक है 9वीं। आगे देखिए, ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग, इसका नाम अभी पलायन निवारण आयोग किया गया, ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो इसके द्वारा जारी राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पलायन और सबसे कम पलायन कहाँ पे हुआ है उसको देख लेते हैं। सर्वाधिक पलायन हुआ है अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। देख के लगता नहीं है अल्मोड़ा ऐसी पहाड़ी क्षेत्र, और अल्मोड़ा तो ऐसा जिला है जो कि पहाड़ तो है लेकिन बहुत ज़्यादा विकसित है, यानी कि काफ़ी यहाँ पे सुविधाएं हैं। तो यहाँ पलायन सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि सर्वाधिक पलायन यहीं पर देखा गया है, अल्मोड़ा जनपद में। इसके बाद आपके आते हैं टिहरी, पौड़ी और नैनीताल।
यह आयोग की द्वितीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है, पहली सर्वे जो कि 2018 से 22 तक है, जबकि पहली सर्वेक्षण आपकी 11 से 18 के बीच की है। ठीक है, तो ये दूसरी बार जारी की है अभी तक। अब ये देख लें कि इस सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम पलायन कहाँ पे हुआ है। तो सबसे कम पलायन ऊधम सिंह नगर, देहरादून, रुद्रप्रयाग इन जनपदों में देखने को मिला है। अब ऊधम सिंह नगर और देहरादून क्यों होंगे? क्योंकि ये शहरी जनपद हैं और यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं हैं। ठीक है, रोजगार सबसे ज़्यादा है। अब उत्तराखंड में जो पहाड़ी युवा वो पलायन इसीलिए करता है सिर्फ रोजगार के कारण। जो आपका शहरी क्षेत्र है वहाँ की जलवायु सूट नहीं करती, उन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं है, बस केवल रोजगार के कारण पलायन कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में रोजगार बहुत ज़्यादा है, इस कारण इनमें पलायन सबसे कम हुआ है। ठीक है, आगे देखें, मशरूम के व्यावसायिक उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई कि इसके उत्पादन में उसके उत्पादन में कौन सा पहला है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मशरूम उत्पादन में पहला है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मशरूम यानी कि जिसे आप पहाड़ी में चो कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? जो बड़े बड़े फील्ड टाइप के होते हैं ना, जहाँ पे घास उगते हैं, जिन्हें पौड़ कहते हैं, तो उस पौड़ में उगते हैं बारिश के सीजन में, तो इसलिए पौड़ी गढ़वाल प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान हरिद्वार का है। आगे देखें, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को अभी एक पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। आगे देखते हैं, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की कितनी नदियों में अगले 5 साल तक नवीकरण अर्थात खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दी है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कितनी नदियों में खनन की स्वीकृति मिली है? 4 नदियों में। कौन कौन सी हैं? गौला, शारदा, दाबका, कोसी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखना भैया, गौला है, शारदा है, दाबका है, कोसी है। इनमें से गौला, दाबका, कोसी ये तीनों नैनीताल जनपद से संबंधित हैं, जबकि शारदा पिथौरागढ़, चंपावत इन जनपदों से संबंधित नदी है। आगे देखिए, विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है टिहरी जनपद में, क्योंकि टिहरी में आपकी टिहरी झील है और इस पे अभी 2022 में पहली बार राष्ट्रीय जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहीं पे अब आपका कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की भी स्थापना की जा रही है, क्योंकि ये आपका जल में खेला जाने वाला एक खेल है। आगे देखिए, अच्छा आपसे अगर ये क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2022 में जो आपका कैनोइंग प्रतियोगिता हुई थी किस जनपद में हुई थी, किस जलाशय में? तो ध्यान रखना, ऊधम सिंह नगर जनपद के गूलर भोज जलाशय में आयोजित हुई थी। ठीक है, वर्ष 2024 में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हैं? वर्ष 2024 में होने वाले हैं, अगले साल, और इनका आयोजन होने वाला आपका उत्तराखंड में, जबकि 37वें गोवा में आयोजित होंगे। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक हुई थी और उनमें आपका निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। आगे देखिए, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है? डॉक्टर अरुण कुकसाल को। ठीक है, और इनकी रचना कौन सी है? चले साथ पहाड़, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 डॉक्टर अरुण कुकसाल, चले साथ पहाड़ के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्य के किस तीर्थ स्थल का विकास किया जा रहा है? तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कौन सा बनाया जाएगा? हर की पैड़ी कॉरिडोर, जो कि हरिद्वार में है। ठीक है, तो हर की पैड़ी कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है काशी विश्वनाथ की तर्ज पर, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख लें। अब देखिए, टॉपिक वाइज नहीं बनाया है मैंने, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जैसे हैं, क्योंकि इससे आपका जल्दी जो है मेन फैक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की पहली टनल पार्किंग सुविधा। टनल पार्किंग, आपको पता है कि उत्तराखंड में ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब अगर किसी ने गाड़ी पार्क कर दी रोड में तो जाम लग जाना है, तो इस जाम से बचने के लिए सुरंगों के अंदर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है, उसी को कहा जाता है टनल पार्किंग। तो टनल पार्किंग सुविधा स्थापित कहाँ की जा रही है? सबसे पहली ये कैंपटी फॉल क्षेत्र, जो कि मसूरी में पड़ता है। ठीक है, कैंपटी फॉल मसूरी, ये आपका मेनली टिहरी वाले रीजन में पड़ेगा। ठीक है, तो कैंपटी क्षेत्र मसूरी में, ध्यान रखना, पहली टनल पार्किंग सुविधा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड को कितने मेडल मिले हैं? 7 मेडल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और केवल छोटा सा आ जाएगा, तो इसके बारे में मैंने डिटेल कवर नहीं किया, केवल एक लाइन में अगर फंसना होगा तो यहीं से पाया जाएगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड को 7 पदक मिले हैं, याद रखना।
केवल एक हल्का सा रिवीजन हो गया ये। उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ थी भैया, न्यूज़पेपर से मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया इसे। तो उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? ये है आपका मुनस्यारी, ठीक है। तो बेस्ट डेस्टिनेशन कहें या फिर बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन कहें, अब ऐसे ही करके लिखा था न्यूज़पेपर में, तो मैंने ऐसा ही लिखा हुआ है। ये दिल्ली में आयोजित पर्वतीय शिखर सम्मेलन में इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो कौन सा क्षेत्र है? मुनस्यारी, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है, मुनि का सेरा। अच्छा, यहाँ से आपका बन सकता है क्वेश्चन, मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखना, मुनस्यारी का प्राचीन नाम है तिकसेन। आगे देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन। तो सीमा सड़क संगठन क्या करती है? बॉर्डर वाले क्षेत्र में रोड बनाती है। किस प्रोजेक्ट के तहत? दंतक प्रोजेक्ट के तहत रोड का निर्माण करती है, ठीक है। तो आपका कौन सी वो पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें विदेशी असाइनमेंट पर तैनात किया गया है? तो ये आपके कैप्टन सुरभि जखमोला, और इन्हें ये भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट से संबंधित हैं, और इन्हें दंतक प्रोजेक्ट के तहत ही भूटान भेजा जाएगा। किस देश भेजा जाएगा? भूटान, ठीक है। इसलिए विदेशी असाइनमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है। तो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक दंतक प्रोजेक्ट है, दूसरा हीरक प्रोजेक्ट है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं हीरक प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। आगे देखें, गोवा और केरल की तर्ज पर राज्य में किस क्षेत्र में पुलिस इकाई का गठन किया जा रहा है? तो गोवा और केरल की तर्ज पर कौन सी पुलिस इकाई गठित की जा रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है आपका पर्यटन पुलिस, ठीक है। तो उत्तराखंड में इसके लिए अभी कार्य चल रहा है, कार्यवाही जारी है। तो गोवा और केरल की तर्ज पर किया जा रहा है राज्य में पर्यटन पुलिस का गठन। तो इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से पुलिस बल तैनात किया जाएगा। आगे देखिए, सकल पर्यावरण उत्पाद अर्थात GEP, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो सकल पर्यावरण उत्पाद व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देश का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है, ठीक है। तो देश का पहला राज्य जिसने पर्यावरण उत्पाद के लिए एक व्यवस्था लागू की है वो है आपका उत्तराखंड राज्य। आगे देखें, राज्य को वर्ष 2025 तक ड्रग मुक्त करने के लिए यानी कि नशे से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? ड्रग फ्री देवभूमि अभियान। तो ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान का संबंध किससे है, ठीक है। आगे देखिए, एशिया के दूसरे और देश के पहले ग्लास फ्लोर केबल सस्पेंशन ब्रिज। तो देश का पहला है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देश का पहला और एशिया का दूसरे नंबर का ग्लास फ्लोर केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देश के पहले हरित सौर पैनल फैक्ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। तो देश के पहले हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है? ये भी उत्तराखंड राज्य में ही किया जा रहा है, ठीक है। ये देश का पहला हरित सौर पैनल फैक्ट्री है, ठीक है। आगे देखिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये लखपति दीदी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये अक्टूबर 2022 की न्यूज़ है, सितंबर या अक्टूबर की। और इसमें आपका 2025 तक, वर्ष 2025 तक 1.2 लाख यानी कि 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी महिलाओं को आ सकता है? तो ध्यान रखें, 1.25 लाख महिलाओं को। अब यहाँ से संबंधित मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है, ऑप्शन जैसे आ जाएंगे आपका कि ये महिला मंगल दल से, ठीक है, या फिर स्वयं सहायता समूह से, या आंगनबाड़ी से, ठीक है, या फिर आपका किसी अन्य से। तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे। तो ध्यान रखना कि ये जो आपका लखपति दीदी योजना है ये महिला स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। स्वयं सहायता समूह, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। आगे चलें, उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। यहाँ से क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए या फिर समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, उच्च शिक्षा में सुधार, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, ठीक है, सितंबर 2022 का लगभग है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। ये गढ़वाल मंडल में की गई है, ठीक है, उत्तराखंड के, और दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्थापित की गई थी। तो इसे कहा गया आपका भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला या भारत की पहली कॉमर्शियल अंतरिक्ष वेधशाला। तो गढ़वाल मंडल में किसके द्वारा? दिगंतरा के द्वारा। अभी दिगंतरा को आपका ये एक स्टार्टअप अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किस स्थल को बर्ड वॉचिंग ट्रेल के रूप में विकसित किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
बर्ड यानी कि चिड़िया, वॉचिंग मतलब देखना, चिड़ियाओं को देखने का आनंद लेने के लिए बर्ड वॉचिंग ट्रेल के रूप में विकसित किया जा रहा है एबर्ट माउंट को, जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट क्षेत्र में पड़ता है। और एबर्ट माउंट अपने आप में एक पर्यटक स्थल है। एबर्ट माउंट के बारे में आपने फेयर फाइल्स में काफ़ी देखा होगा, ठीक है, तो वही एबर्ट माउंट है। आगे देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 22, ठीक है, युद्ध अभ्यास 22, इसका 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, पूछा जाएगा। ये औली उत्तराखंड में। किस किस के मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य। तो सब प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखें, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, कौन सा सर्वेक्षण है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसके अनुसार उत्तराखंड का राज्य बाल लिंगानुपात कितना है? तो अभी हमने शिशु लिंगानुपात वाली वीडियो डाली थी 2011 की जनगणना, उसमें हमने पढ़ा था जो बाल लिंगानुपात है वो 1890 है, ठीक है। अब ये जो 1890 है ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो क्वेश्चन बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात, तो आप यही लिखेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, तब आप ध्यान रखें 984 हो गया, यानी कि बढ़ गया है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो पहली स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है हल्द्वानी में, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। महत्वपूर्ण है काफ़ी। एस्ट्रो पार्क भी हल्द्वानी में था और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हल्द्वानी में है। आगे देखें, विपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। तो जनरल विपिन रावत, देश के पहले CDS, 8 दिसंबर 2021 को डेथ, पता होगा सब लोगों को। तो ये जो विपिन रावत हैं, इनके जीवन पर लिखी गई एक रचना है विपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। किसके द्वारा लिखी गई है, पूछा जाएगा। रचना विश्वास रावत या फिर रचना बिष्ट, ऐसे दोनों नाम इनके मिले हुए हैं, तो आप लोग देख लेना एक बार, रचना याद रखना, ठीक है। एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा। तो वन्यजीव गलियारा क्या है? देखिए, अभी सभी जगह NH बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे, ठीक है, उनका विकास हो रहा है ताकि आवागमन में सुविधा हो। इसके साथ साथ एक्सप्रेसवे बन रहे हैं ताकि आवागमन में और ज़्यादा सुविधा हो। तो इससे क्या होता है कि जो वन्य जीव हैं वो अचानक किसी गाड़ी के आगे आ गए और गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में है, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसी को रोकने के लिए या फिर इन वन्य जीवों को बचाने के लिए वन्य जीव गलियारा निर्मित किया गया है। तो एशिया का सबसे लंबा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारा, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में। अब यहाँ से 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? और इसे, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आपका टाइगर प्रोजेक्ट के तहत कब सम्मिलित किया गया? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इस गलियारे की लंबाई 12 किलोमीटर है। आगे देखें, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। अब ये थोड़ी पुरानी योजना है, ठीक है, मैंने कोशिश किया कि जो पीछे का करंट अफेयर है अगस्त सितंबर का भी, वो भी आपका जो महत्वपूर्ण है उसे मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ। तो उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत 29 अगस्त, क्योंकि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन, तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसी दिन 29 अगस्त 2022 को उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत क्या प्रावधान है? 8 से 14 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं, इन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि अपने खेल कौशल को निखार सकें। और ये छात्रवृत्ति कितनी होगी? 1500 रुपया प्रति माह। आगे देखें, आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में ड्रोन तकनीक की सहायता से आपदा संबंधी डाटा जुटाने हेतु कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा? ये भी काफ़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपदा, अभी जोशीमठ पूरा धंस रहा है, तो आपदा के लिए उत्तराखंड की जो हर न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जो स्थान होंगे, जितने भी स्थान हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, इनमें ड्रोन तकनीक की सहायता से आपदा का डाटा जुटाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसे नाम दिया गया नभनेत्र, ठीक है। क्या नाम है? नभनेत्र। और ये क्या है? अपने आप में एक मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि एक वैन है, एक वाहन है जिस वाहन में आपका ये सिस्टम लगा हुआ है और वो मोबाइल है, यानी कि चलता है, ठीक है। तो वाहन चलेगा और उसके द्वारा उस क्षेत्र में आपदा की स्थिति की जांच हो पाएगी। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। आगे देखें, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के लिए है? जो भिक्षावृत्ति है, ठीक है, मेनली बाल भिक्षावृत्ति। तो भिक्षावृत्ति या फिर बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया और इसकी टैगलाइन बनाई गई थी, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, वो कमेटी आपकी 5 सदस्यीय कमेटी थी।
इस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी नहीं पूछा गया तो बन सकता है। वो थी आपकी जस्टिस रंजना देसाई। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? ये दूसरा राज्य है। पहला राज्य गोवा है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर का राज्य है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। आगे चलिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य का पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों को उनकी फसलों के संबंधित जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, जिससे कि किसान जो है अपनी आय को बढ़ा सकें, अपने उत्पादन को बढ़ा सकें, तो किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया? महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ये आपका रुद्रपुर उधम सिंह नगर जनपद में खोला गया, ठीक है। उधम सिंह नगर का मुख्यालय है आपका रुद्रपुर, तो यहाँ खोला गया किसान समृद्धि केंद्र। तो ये थे आपके अक्टूबर, वैसे आप सितंबर कह सकते हैं, सितंबर माह से लेकर मार्च 2023 तक के उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपका फर्स्ट गार्ड एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।